संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी और यहां पर उपस्थित हमारे भाई और एक तरीके से इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक भी भाई उमेश यादव जी, फूलचंद जी, राजेश जी, बीबी यादव जी, लालू जी, वीरेंद्र यादव जी, राजू गुप्ता जी, नंदलाल प्रजापति जी, महेंद्र यादव जी, प्रमोद जी, चंद्रजीत जी, शक्ति यादव जी, मनीष जी, रंग बहादुर जी, आदरणीय मिश्रा जी, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, शायद उनका नाम हमारे हृदय में बहुत ही स्थान रखता है। यहाँ पर बैठे हुए सभी आदरणीय गणमान्य और विशेष रूप से आपने आज हमारे सत्कार का कार्यक्रम रखा है और बहुत ही अलौकिक तरीके से आपने हमारा सम्मान किया है। हम अपने तरफ से भी आपका सादर प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में हर वर्ग के प्रबुद्ध जीवी जिन्होंने अगर बंबई देख लिया और बंबई में आपने को स्थापित कर लिया तो देश में बाकी क्या रह गया, आज उपस्थित हुए हैं। मैं सबका आभारी हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस मुंबई में आपने हमें यहां आने का, यहां बोलने का ही सिर्फ नहीं बल्कि आपके बड़प्पन की कोई सीमा नहीं कि हमारा आपने ऐतिहासिक सम्मान भी करने का काम किया है। साथियों, आपको भी इस रात में इस वक्त तक बैठने और हमें भी यहां आकर के आपके हाथ जोड़ने का कुछ माने मकसद जरूर होगा। वैसे तो चाहे हम आपको देखे हों न देखे हों, आप मुझे देखे हों न देखे हों, लेकिन कहीं से न कहीं से हमारी पुरानी गीतें आज भी आपके दिल दिमाग में समाज के निचले तबके को जागृत करने के लिए और वंचित समाज के अंतिम पक्ष के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमेशा गूंजती होगी। हमारे जितने भी वक्ता साथी इस मंच पर आए, सबने बड़ी वाजिब बात कहा। यह मंच भी है कि सही सही बोला जाए, अपनों के बीच में सही बात होनी चाहिए। और ये संयोग ही है कि आप जिस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हैं, बगल में शायद बागेश्वर बाबा भी आए हुए हैं। बाबा के ज्ञान से, बाबा की बुद्धि से, बाबा के उपदेश से आपको मोक्ष होगा, लेकिन शायद यहां आप इस मकसद से इकट्ठा हुए हैं जो विवेकानंद ने कहा था कि जब तक हिंदुस्तान के हर इंसान को रोटी न मिल जाए, दोनों वक्त के चूल्हे न जलें, तब तक मंदिर और मस्जिद की बात बंद कर देनी चाहिए। जिस रोजी रोटी के लिए, आजादी के लिए, स्वतंत्रता के संग्राम में न मालूम कितने लोगों ने अपने को शहादत दे दिया है और केवल फांसी के फंदे पर नहीं चढ़े बल्कि
हंसते हंसते सीने में गोलियां भी खाई। 13 वर्ष का खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे करके फांसी पर चढ़ने का काम किए। उनका एक सपना था कि आने वाली पीढ़ी को रोजी मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, हर चेहरे पर मुस्कान हो। शायद उन्हें ये पता होता कि इस हिंदुस्तान में ही अपने लोगों के द्वारा ही अपने लोग चले जाएंगे। झूठ बोल करके हिंदुस्तान की हुकूमत को अपने कब्जे में कर लेंगे, तो शायद उनका भी जज्बा कमजोर हो गया होता। लेकिन उन्होंने सोचा था कि हमारे भारत माता के हाथ में हथकड़ी और पांव में बीड़ी पड़ी है, हम इस माता के सच्चे सपूत हैं, तो हम किसी तूफान से डरने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों को 7 समंदर पार ही बेच करके दम लेंगे। ऊधम सिंह जाकर के लंदन में डायर और माइकल डायर के सीने में गोली मार करके पंजाब के जलियांवाले बाग कांड का बदला लिया था। ऐसे ऐसे लोग सिर्फ इसीलिए फांसी के तख्ते पर चढ़े कि आने वाला हिंदुस्तान के सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। साथियों, आजादी भी मिली, आजादी के बहुत साल गुजर भी गए। किसी को बहुत मौका मिला, किसी को थोड़ा मौका मिला, लेकिन थोड़े मौके में भी और जिस क्षेत्र में भी जिसको वक्त मिला हो और अच्छा काम किया हो, गरीबों के लिए काम किया हो, मजदूरों के लिए काम किया हो, शोषितों के लिए काम किया हो, वंचितों के लिए काम किया हो, याद रखिएगा गरीब की कोई जात नहीं होती। गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है। जो इनके लिए अगर चिंता किया हो तो इस लोकतंत्र की कुंजी को उसके हाथ में दे करके जरूर भगत सिंह, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल के पूरे करने के उद्देश्य को कुछ न कुछ रास्ते तक पहुंचाने का काम हमको और आपको जरूर करना चाहिए। याद रखिएगा मेरी बात को, मैं कोई ऐसी बात भी नहीं कहूंगा कि जिससे आप लोगों को बुरा लगे। अगर सही कुछ बात निकल जाए तो शायद आप लोगों को बुरा लगना भी नहीं चाहिए। साथियों, आजादी की जंग छिड़ी थी। महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में भाषण दे रहे थे और भाषण दे करके एक छोटे से देहात के गांव में रुके हुए थे। एक 80 वर्ष की बुढ़िया को मालूम हुआ कि महात्मा गांधी जी आए हैं। सोची कि क्यों न महात्मा का प्रणाम मैं कर लूं। 80 वर्ष की बुढ़िया हिलते डुलते चला नहीं जा रहा था, महात्मा गांधी जी के पास आई और उसने प्रणाम किया। महात्मा गांधी जी को यह बात लगी कि 80 वर्ष की बुढ़िया हिलते डुलते आ रही है, इसके परिवार वाले ठीक नहीं हैं। अगर ठीक होते तो इस बुढ़िया को हमारे पास पकड़ करके ले आए होते, संभाल के ले आए होते। अचानक उनके मुंह से निकल पड़ा कि क्यों माता जी, आपके घर में कोई आदमी नहीं है? बुढ़िया ने जवाब दिया, महात्मा गांधी जी, मेरे घर में मेरी बेटी है और जवान है। गांधी जी ने कहा कि तो जवान बेटी आपके साथ आपको लेकर के क्यों नहीं आई? बुढ़िया ने कहा कि यही तो मुश्किल है गांधी जी कि हमारी बेटी हमारे साथ नहीं आ सकती है। गांधी जी ने कहा कि तेरी बेटी और तेरे साथ नहीं आएगी, ये क्या विडंबना है? उसने कहा यही सही है महात्मा जी कि हमारे और हमारी बेटी के बीच में एक ही साड़ी है और वो साड़ी मैं पहन करके चली आई हूं।
जब मैं जाऊंगी और मैं नंगी हो जाऊंगी, यही साड़ी पहन करके मेरी बेटी आपका प्रणाम करने आएगी। गांधी जी ने कहा कि बारे भारत देश, जहां पर दो औरतों के बीच में एक साड़ी। मन में कुछ सोचे होंगे, खैर लड़ाई लंबी थी। जब आगे बढ़े चंपारण से एक नदी आई, जब पुल से गुजर रहे थे, महात्मा गांधी ने एक औरत को नदी में स्नान करते हुए देखा। जैसे जैसे वह औरत गई नदी में, अपने साड़ी को ऊपर करती गई और वापस आई तो साड़ी को नीचे करती आई। महात्मा गांधी जी ने कहा, स्नान तो हमने बहुत देखा, गंगा में देखा, जमुना में देखा, काशी में देखा, मथुरा में देखा, त्रिवेंद्रम में देखा, हरिद्वार में देखा, लेकिन इस तरीके का स्नान तो हमने कभी नहीं देखा। गाड़ी रोक दिए, महात्मा गांधी पहुंचे उस औरत के पास और कहे कि बहन, मैं महात्मा गांधी हूं। महात्मा गांधी का नाम उसने सुन रखा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहेगी गांधी जी, अगर आपकी लड़ाई में मेरी जरूरत हो तो मैं भी चलने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा, ये तो बात बाद में होगी बहन, पहले ये बताओ ये तेरे स्नान का क्या तरीका है। कहेगी गांधी जी, अगर तरीके पर ना बात करें तो अच्छी बात है। हमारे पास एक ही साड़ी है, अगर भीग जाती तो शायद मुझे इस नदी से नंगी होकर के निकलना पड़ता। महात्मा गांधी ने कहा कि वहां दो औरत के बीच में एक साड़ी, यहां औरत को साड़ी बदलने के लिए नहीं। और उसी नदी के किनारे उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक हिंदुस्तान के अंदर सभी माताओं बहनों के पास कम से कम दो साड़ी नहीं हो जाएगी, तब तक यह गांधी वस्त्र धारण नहीं करेगा। टाटा बिरला डालमिया का दिया हुआ मैं रेशम का कुर्ता पहनूं और हमारी मां बहनों के पास साड़ी न हो, ये मैं कैसे सहन कर सकता हूं। लंगोटी धारण कर लिया था गांधी ने। आजादी के इतने वर्ष के बाद भी मेरे मित्रों, आप लोग जागरूक शहर में रहते हैं, आप लोग सबसे मॉडर्न शहर में हिंदुस्तान के रहते हैं। यहां बड़े बड़े लोग रहते हैं, चाहे जो क्षेत्र हो। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आप बंबई तो सारी रात चलती है, रात में गुजरते हुए सड़कों के किनारे देखा है? आज भी सैकड़ों हजारों की तादाद में सड़क पर बिना कपड़े के सोए हुए लोग मिल जाएंगे। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह ने? क्या यही सपना देखा था गांधी जी ने? मेरे साथियों, बहुत लोगों ने लंबे वक्त तक इस देश में काम किया। इस आजादी में क्या किया नहीं किया आप वाकिफ हैं। बहुत लोग आज कर रहे हैं। हमारे साथियों ने बताया कि जिनकी बात का भरोसा नहीं, कहा 15 लाख है, आते आते खाते में भेज देंगे, और शायद 15 पैसे किसी के खाते में नहीं गए। तो करो नौकरी हर साल देंगे, शायद 2 लड़के किसी के गांव के भर्ती नहीं हुए। देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे। क्या क्या नहीं बेच दिया। रेलगाड़ी बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, फैक्ट्रीज बेच दिया, और चाय बेचने वाला, अगर हरियाणा और पंजाब के किसान नहीं आंदोलन किए होते तो शायद इस देश की जमीन भी उन 100 लोगों के हाथों में गिरवी कर दिया होता, और आज भारत के लिए अन्नदाता किसान अपने ही खेत में मजदूरी करके 300 रुपए रोज का काम करता। क्या बाकी रह गया? मेरे साथियों, मेरे कहने का कुछ और मतलब नहीं। आप सब जानते हैं
आप इतिहास को पढ़िए, बुरा मत मानिएगा। एक ऐसा संगठन है जिस संगठन के बदौलत ये सरकार बनती बिगड़ती है। उस संगठन के उस समय के प्रमुख हेडगेवार ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान की धरती पर राज करना है तो 95% को कंगाल बना दो, 95% लोगों को कंगाल बना दो और 5% चमचे लोगों को इतना मालो माल कर दो कि उन पर हुकूमत तुम करो और 95% वाले लोगों पर हुकूमत वो करें। आज यही हो रहा है। ये सारी चीजें उन्हीं 100 लोगों के 200 लोगों के बीच में दी जा रही हैं और हमारे आपके बीच में बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई लगा करके झगड़ा लगाने का काम किया जा रहा है। आप किस चीज के फॉरवर्ड हैं, हम किस चीज के बैकवर्ड हैं? रिक्शा चलाने वाला भी 100 रुपया किलो ही आलू खरीद रहा है और आपको भी 100 रुपया किलो ही मिल रहा है। फॉरवर्ड के नाम पर अगर आपसे वोट लिया जाता है तो गरीबों को अगर 100 रुपए में आलू मिलता है, आपको 30 रुपए में मिल जाता तो एक बात थी। आप भी उतने ही गरीब हैं। इस बंबई शहर में रहने के लिए किसी का स्थान नहीं। जो भरपेट खा ले वो शायद गरीब का महीना भर का वेतन भी चला जाएगा। आप भी कमाते होंगे, शायद 4 बच्चे होंगे तो उनको पढ़ा नहीं पाते होंगे। आप कहां खुश हैं? यहां बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात चला करके केवल 100-200 लोगों के पॉकेट में हिंदुस्तान का सारा धन जा रहा है। आखिर इस ऐसे वक्त में हम क्या करें? क्या करें ऐसे वक्त में? हमको और आपको इस पर गहन मंथन करना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान स्तर पर थोड़ा थोड़ा मौका और दलों को मिला है, लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ा मौका मिला है। कांग्रेस ने भी किया है। अंग्रेज गए कुछ छोड़ के नहीं गए। लंबे अंतराल में कांग्रेस ने भी बहुत कुछ किया। बहुत कुछ शेष रह गया, करना चाहिए था, नहीं किया। तो ये तो जनता है। एक बार की याद दिलाए रहे हैं कि हमारा और राम कैलाश जी का यहां कार्यक्रम था और शायद कार्यक्रम खत्म हुआ तो दूसरे दिन किसी तबेले पर कार्यक्रम था। उस तबेले पर